हेलो स्टूडेंट, हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अब तक हमने सल्तनत काल के जो प्रमुख वंश थे उसके प्रमुख शासकों की उपलब्धियों का अध्ययन कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था कि उनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था, स्थानीय प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन कैसा था। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो है हम सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, होता क्या था कि सल्तनत काल में जो शासक थे वो जो है बहुत सारे निर्माण कार्य करवाते थे। ठीक है, बहुत बड़ी सेना रखते थे। ठीक है, और जो है दरबार में जो है उनके बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें काम में ली जाती थी। उनकी शानो शौकत पर जो है बहुत सारी चीज़ें काम में ली जाती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा व्यय होता था, बहुत ज़्यादा व्यय होता था। अब हम बात करेंगे कि इतने व्यय के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता था, किन किन साधनों से आता था, कौन कौन से तरीके थे जिनके माध्यम से वो उनके पास पैसा आता था। ठीक है, तो उनके पास जो पैसा आता था और पैसा उनके पास आने का मॉडल क्या था, उन्होंने कौन सी पद्धति के आधार पर जो है राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया, इसके बारे में हम देखते हैं कि हमें पता है कि मुस्लिम लोग जो है कहाँ से आए थे, अरब और फारस क्षेत्र से आए थे। ठीक है, अरब और फारस क्षेत्र से आए थे और वहाँ पर भी विभिन्न मुस्लिम वंश शासन करते थे। अरब और फारस क्षेत्र में विभिन्न मुस्लिम वंश शासन करते थे और उन्हीं में से जो है आकर भारत में शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो भारत में जो राजस्व व्यवस्था का मॉडल है वो सुन्नी मुसलमानों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब भारत में जो सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था का जो आधार है वो सुन्नी मुसलमानों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित है। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम में दो वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। ठीक है, उसमें सुन्नी मुसलमानों की हनीफी शाखा थी और उसके जो वित्त सिद्धांत थे उन पर भारत में राजस्व व्यवस्था आधारित थी। और इस हनीफी शाखा को अरब फारस क्षेत्र में जो मुस्लिम थे, जो वंश थे, जैसे गजनवी वंश था, गजनवी वंश अरब फारस क्षेत्र में था, अरब क्षेत्र में था। ठीक है, तो वहां से जो उन्होंने भी इसी मॉडल को अपनाया था और उनसे जो गजनवी शासक थे उनसे भारतीय मुसलमानों ने यह मॉडल अपना लिया। कौन सा मॉडल अपना लिया? हनीफी शाखा। इसमें जो निर्देश दिए गए राजस्व के बारे में, राजस्व की विधियों के बारे में, यह मॉडल उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो इस मॉडल के आधार पर वो क्या करते थे, भारत में राजस्व वसूल करते थे। कौन? दिल्ली सल्तनत के शासक। ठीक है, अब बात आती है कि राजस्व जो वो वसूल करते थे वो किन किन साधनों से करते थे, किन से करते थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो राजस्व वसूली होती थी, उनको सबसे ज्यादा जिससे आय होती थी वो था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व किससे वसूल किया जाता था? भूमि से वसूल किया जाता था। तो जिस भूमि से भू राजस्व वसूल किया जाता था वो अलग अलग प्रकार की होती थी, अलग अलग प्रकार की भूमि होती थी। तो अब जो हम देखेंगे कि उस समय भूमि कितनी कौन कौन से प्रकार की थी। ठीक है, जिनसे भू राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है, उसमें पहली भूमि जो होती थी वो होती थी मदद ए मास। ठीक है, ये कौन सी भूमि होती थी? ये वो भूमि होती थी जो विभिन्न विद्वानों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, है ना, अमीरों को दान में दे दी जाती थी। मतलब सुल्तान द्वारा खुश होकर जो है दान में दे दी जाती थी। वो भूमि क्या कहलाती थी? मदद ए मास। ठीक है, और इस भूमि से किसी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी, इससे किसी प्रकार राजस्व नहीं लिया जाता था। लेकिन जिसको भी ये भूमि दी जाती थी उसकी तरफ से जो कृतज्ञता प्रकट की जाती थी, सुल्तान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। तो मदद ए मास नाम की जो भूमि है उसे किसी प्रकार के राजस्व की वसूली नहीं की जाती थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने जो है मदद ए मास भूमि को क्या कर दिया? खालसा भूमि में बदल दिया। मदद ए मास में जो भूमि दी गई थी, जो अनुदान दिए गए थे, वो क्या कर दिए? खत्म कर दिए और उस भूमि को किस में मिला लिया? खालसा भूमि में मिला लिया।
तो खालसा भूमि मिलाने से क्या हुआ कि उनसे राजस्व की प्राप्ति होने लगी। पहले राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन बाद में राजस्व की प्राप्ति होने लग गई। ठीक है, तो लेकिन बाद में इसके जो परवर्ती शासक थे, जो फिरोज तुगलक आया या दूसरे शासक आए, उन्होंने वापस इस भूमि को करमुक्त कर दिया, वापस भी इस भूमि को करमुक्त कर दिया। ठीक है, तो कुछ सुल्तानों काल में जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है थोड़ा उससे राजस्व वसूल किया था, लेकिन ज्यादातर सुल्तानों ने जो है इस भूमि से किसी प्रकार के कर की वसूली नहीं की। ठीक है, अब दूसरी जो भूमि होती है वो होती है मुक्ताओं की भूमि। मुक्ताओं की भूमि, मुक्ता क्या होते थे, मतलब जो है मुक्ता जो होते थे इक्ताओं के प्रधान थे। मुक्ता क्या होते थे, इक्ताओं के प्रधान थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उस समय सैनिकों को वेतन देने की परंपरा नहीं थी। सैनिकों को वेतन देने की परंपरा नहीं थी। उनको जो है वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी और उनके पद के अकॉर्डिंग भूमि दी जाती थी। जितना जिसका पद होता था उसी के हिसाब से जो है उनको भूमि दी जाती थी। कोई बड़ा अमीर होता था ना तो उसको बड़ी इक्ता दी जाती थी, बड़ी इक्ता दी जाती थी। ठीक है, तो उस काल में और इक्ता प्रथा की जो शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। हालांकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक हो चुका था, लेकिन उसे इतना वक्त नहीं मिला कि वो कुछ प्रथाओं की शुरुआत करता। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और उसके आसपास, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, जो उसके साम्राज्य अधीन था, उसको इक्ताओं में बांट के मुक्ताओं के अधीन कर दिया। इक्ताओं में बांट के मुक्ताओं के अधीन कर दिया। अब इक्ता भूमि से राजस्व किस प्रकार प्राप्त होता था? इसमें क्या होता था कि मुक्ता जो है वो इक्ताओं से राजस्व वसूली करता था और उसमें से अपने सैनिक और प्रशासनिक खर्चे को निकालने के बाद, सैनिक और प्रशासनिक खर्चे को निकालने के बाद जो उससे अधिशेष बचता था, जो बाकी राजस्व बचता था, वो राजकीय कोष में, केंद्रीय राजकोष में जमा करा देता था। तो इस प्रकार जो है मुक्ताओं की भूमि जो है दिल्ली सल्तनत के राजस्व का एक मुख्य स्रोत थी। ठीक है, अब तीसरी जो भूमि है वो है आपके, कौन सी है? हिंदू शासकों के अधीन भूमि। कौन सी है? हिंदू शासकों के अधीन भूमि। हिंदू शासकों के अधीन भूमि, हिंदू शासकों जो अधीन भूमि थी वो थी। ठीक है, अब इसमें जो है राजस्व किस प्रकार वसूल किया जाता था? हिंदू शासकों से जो राजस्व है जनरली 1/3 कुल उपज का 1/3 भाग वसूल किया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय कितना कर दिया गया? 1/2। कितना कर दिया गया? 1/2। मतलब ये कुछ अधीन हिंदू शासकों से वसूल किया जाता था। हालांकि ये उनके अधीन थे, लेकिन उनको राज्य लौटा दिया गया था, उनको उनका राज्य लौटा दिया गया था। तो किसके बदले लौटा दिया गया था कि वो एक राजस्व, निश्चित दर से राजस्व उनको देंगे। ठीक है, और ये राजस्व की दर कितनी होती थी? 1/3 से लेकर 1/2 तक राजस्व की दर होती थी। ठीक है, अब जो है चौथी भूमि है वो है, कौन सी है? खालसा। ठीक है, कौन सी है? खालसा। देखो जनरली हम ज्यादातर गांव में चर्चा करते हैं कौन कौन सी भूमि है, तो ये बात करते हैं कि ये खालसा भूमि है, ये जागीर भूमि है। हाँ, हमारे राजस्थान में हम बात करते हैं कि खालसा भूमि और जागीर भूमि बटी हुई थी कुछ, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो है हम अध्ययन करते हैं। तो खालसा भूमि क्या होती थी? जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती थी। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती थी और इससे जितना भी राजस्व प्राप्त होता था वो सारा का सारा केंद्रीय राजकोष में जमा करवाया जाता था। वो कौन सी भूमि से? खालसा भूमि से। खालसा भूमि से जितना भी राजस्व प्राप्त होता था वो किस में जमा कराया जाता था? केंद्रीय राजकोष में जमा करवाया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ भूमियों के प्रकार हो गए, कुछ भूमियों के प्रकार हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि इन भूमियों से जो लगान लिया जाता था वो लगान निर्धारण की पद्धति क्या थी? लगान निर्धारण की पद्धति क्या थी? लगान का निर्धारण कैसे किया जाता था? ठीक है, तो इसमें जो है जनरली 2 पत्तियां प्रचलित थी। कौन सी पत्तियां प्रचलित थी? 2 पत्तियां प्रचलित थी। और पहली पत्ती जो थी वो थी बटाई। कौन सी थी? बटाई। कौन सी थी? बटाई। और दूसरी थी मसात। एक तो थी बटाई, दूसरी मसात। ठीक है, और बटाई में अलग अलग प्रकार के थे। मतलब बटाई में क्या होता था? राज्य और किसान के बीच में फसल का बंटवारा किया जाता था। किसका बंटवारा किया जाता था? फसल का बंटवारा किया जाता था।
जितनी फसल होती थी उसमें से राज्य का भाग और किसान का भाग तय कर दिया जाता था। लेकिन ये बंटवारा 3 प्रकार से होता था। एक तो होता था, पहला होता था खेत बटाई। कौन सा होता था? खेत बटाई। दूसरा होता था लंक बटाई, लंक बटाई। और तीसरा होता था रास बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है। खेत बटाई में क्या होता था कि खेत में जो है एक खेत को जितना बीजा हुआ है उस खेत को बांट दिया जाता था कि भाई इतना भाग तो राज्य का है और इतना किसान का है। मतलब इतने भाग में जो पैदावार होगी वो राज्य की होगी और इतने भाग में पैदावार होगी वो किसान की होगी। लंक बटाई में क्या होता था कि खलिहान में लाने के बाद, फसल को खलिहान में लाने के बाद बिना भूसा निकाले उनको बांट दिया जाता था, उनको बांट दिया जाता था। राज्य और किसान का हिस्सा तय कर दिया जाता था। अगली जो थी वो थी रास बटाई। रास बटाई में क्या होता था कि मतलब जो खाद्यान्न को या अनाज को भूसे से अलग करने के बाद, है ना, खलिहान में ही बांट दिया जाता था, है ना, राज्य का भाग और किसान का भाग अलग कर दिया जाता था। तो इस प्रकार ये 3 बटाई थी बटाई पत्ती में। और दूसरी जो पत्ती थी वो थी मसात। मसात में क्या होता था? मसात में आपके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था कि भूमि का क्षेत्रफल कितना है और उसको नापतोल करके जो है राजस्व का निर्धारण किया जाता था। और इस पत्ती की जो शुरुआत है वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले जो बटाई प्रथा थी वो अनुमान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अनुमान पर। लेकिन मसात जो है ये क्षेत्रफल पर आधारित थी। नापतोल करने के बाद जो है भूमि का राजस्व निर्धारण किया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी देख लिया कि कितने प्रकार की भूमि थी और उनके राजस्व निर्धारण की पत्ती क्या थी। ठीक है। तो भू राजस्व से सबसे ज्यादा आय होती थी। लेकिन और भी दूसरे भी कर थे, इनके अलावा और भी कर थे जिनसे राजस्व की प्राप्ति होती थी। अब वो कौन कौन से थे? उनको जो है विभिन्न विद्वानों ने धर्मनिरपेक्ष करों और धार्मिक करों में बांटा गया है। धार्मिक करों और धर्मनिरपेक्ष करों में बांटा गया है। ठीक है। तो जो है धार्मिक करों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है वो आता है जकात का। किसका आता है? जकात। जकात क्या होता है? जकात एक ऐसा कर है जो मतलब आवश्यकता से अधिक संपत्ति पर लगाया जाता है। आवश्यकता से अधिक अगर किसी के पास संपत्ति होती है उस पर एक कर लगाया जाता है, वो जकात कहलाता है। मतलब जैसे मान लो कि अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद में अगर अपने पास एक्सेस है कोई प्रॉपर्टी है उस पर यह कर लगाया जाता था। और कितना लगाया जाता था? 2.5%। कितना लगाया जाता था? 2.5%। ठीक है। या संपूर्ण संपत्ति का 40वां हिस्सा वो साल में एक बार लगाया जाता था। 2.5% लगाया जाता था और या संपूर्ण संपत्ति का 40वां भाग लगाया जाता था। और किस पे लगाया जाता था? संपन्न मुसलमानों पर। जो संपन्न होते थे मुसलमान उन पर ही लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? जकात। ठीक है। मतलब एक निश्चित मात्रा जिसे निसाब कहा जाता था। निसाब जो एक निश्चित मात्रा थी कर की, उसे अगर उसके पास संपत्ति ज्यादा होती थी तो उसे जकात देना होता था। लेकिन इस कर की वसूली में जो है किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। इस कर की वसूली में किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। मतलब सहमति से जो है वसूल किया जाता था। और इससे जो है राजस्व जितनी राजस्व की प्राप्ति होती थी उसका प्रयोग मुसलमानों के कल्याण में किया जाता था। मुसलमानों के कल्याण में किया जाता था कि भाई जो है उनकी शिक्षा के लिए, है ना, गरीब लोगों को दान देने के लिए, मस्जिदों के निर्माण के लिए, शमशानों के निर्माण के लिए जो है इस आय का उपयोग किया जाता था। किस आय का? जकात से जो आय प्राप्त होती थी। ठीक है। जकात के बाद में जो आता है, जो कर आता है वो आता है उस्र। कौन सा आता है? उस्र। उस्र क्या होता था? उस्र क्या होता था? यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जो भी मुसलमान भारत में खेती करते थे उनसे जो कर लिया जाता था वो क्या कहलाता था? उस्र कहलाता था। और ये 2 मात्रा में लिया जाता था कि भाई एक तो 1/5 और 1/10। 1/10 और 1/5। ठीक है। 1/10 जो है उन किसानों से लिया जाता था जो प्राकृतिक साधनों से खेती करते थे।
जो प्राकृतिक साधनों से खेती करते थे। लेकिन जो कृत्रिम साधनों जैसे नहर वगैरह सिंचाई करके जो है खेती करते थे, उनसे 1/5 भाग मतलब लगभग 20% जो है राजस्व लिया जाता था। ठीक है, तो ये उसर जो है मुसलमान किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, अब अगला जो कर है वो है आपके खराज। क्या है? खराज। और ये खराज क्या होता था? ये हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज जो था हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर था। और ये कितना होता था? मतलब मुस्लिम विद्वानों के अनुसार ये 1/10 से लेकर 1/2 तक हो सकता था। 1/10 से लेकर 1/2 तक हो सकता था, लेकिन जनरली जो है 1/3 भाग लिया जाता था। 1/3 भाग लिया जाता था। और सबसे ज्यादा जो है मैंने बताया था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1/2 तक बढ़ा दिया था। 1/2 तक बढ़ा दिया था। ठीक है, तो खराज जो है हिंदू किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, और ये जो है खुम्स क्या होता था? मैंने आपको पहले बताया था कि खुम्स जो है लूट का सामान होता था। क्या होता था? लूट का सामान होता था। और इसमें जो है राज्य का भाग 1/5 होता था, जबकि लूटने वाले का भाग या सैनिकों का भाग कितना होता था? 4/5 भाग होता था। ठीक है, मतलब 1/5 भाग राज्य का होता था, 4/5 भाग लूटने वाले सैनिकों का होता था। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 4/5 भाग अपने पास रखा और 1/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया। ठीक है, तो खुम्स जो है लूट का माल होता था। ठीक है, खुम्स के बाद में जो है जिस कर की बात आती है वो है जजिया। कौन सा है? जजिया। और ये जजिया जो है किन से वसूल किया जाता था? ये जिम्मियों से वसूल किया जाता था। किससे वसूल किया जाता था? जिम्मियों से। और जिम्मी किसको कहा जाता था? जिम्मी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोग थे। जिम्मी कौन थे? मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? जिम्मी कहलाते थे। और ये जो है आपके हिंदू हो सकते हैं, हाँ, ईसाई हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, मतलब जो इस्लाम का पालन नहीं करते लेकिन इस्लामी राज्य में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिम्मी। क्या कहलाते हैं? जिम्मी। और इन जिम्मियों से जो है जजिया कर लिया जाता था। इन जिम्मियों से कौन सा कर लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, और जजिया कर के बारे में मुस्लिम विद्वानों की राय है कि यह क्यों लिया जाता था? क्योंकि मुस्लिम कानूनों के अनुसार मुस्लिम राज्य में किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो रहता है तो उसके जीवन की, उसकी संपत्ति की और उसे सैनिक सेवा की मुक्ति के बदले उसे एक कर देना होगा। और वो कौन सा कर था? जजिया। कौन सा कर था? जजिया। ठीक है, जजिया कर जो है अलग अलग मात्रा में लिया जाता था अलग अलग लोगों से। संपन्न लोगों से जो है 40% लिया जाता था, ज्यादा संपन्न होते थे 40%, मध्यम लोगों से 20%। ठीक है, और जो निर्धन लोग थे उनसे 10% लिया जाता था। ये वार्षिक लिया जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ग थे जैसे स्त्री थे, भिखारी होते थे, ठीक है, अपाहिज लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनसे कर नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, लेकिन ब्राह्मणों ने जो है जजिया नहीं दिया। मतलब जो है कुछ संपन्न वर्ग थे, उन्होंने कहा कि हम देते हैं इनके बदले में। उस समय के जो सामाजिक वर्ग थे उनको अटपटा लगा, है ना, कि भाई ब्राह्मणों पर जजिया क्या लगाना। ठीक है, तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों के बदले वहां के कुछ जो संपन्न वर्ग थे उन्होंने जजिया अदा किया। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और यह भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले जजिया किसने लगाया था भारत में? भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले जजिया लगाने वाला जो व्यक्ति था वो था मुहम्मद बिन कासिम। कौन था? मुहम्मद बिन कासिम। मुहम्मद बिन कासिम ने, आपको पता है कि 712 में सिंध पर आक्रमण किया था। 712 में कहां पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध विजय के दौरान ही उसने वहां की जनता से जजिया वसूल किया था। तो इस प्रकार भारत में जजिया लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मुहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, 712 ईस्वी में उन्होंने ये कर लगाया था। ठीक है, तो ये जजिया हो गया। तो हमने मुख्य मुख्य करों की अध्ययन बात कर ली, मुख्य मुख्य करों की बात कर ली ना हमने। ठीक है,
इसके अलावा और भी कुछ कर थे जिनसे राज्यों को आय होती है। जैसे एक था गृह कर, कौन सा था? गृह कर। दूसरा था सराई कर, ठीक है। एक था वाणिज्य कर, ठीक है। तो जैसे गृह कर क्या होता था? घरों पर लगता था, कितने घर है उस हिसाब से घरों पर लगता था। और चराई कर जो है राज्य की भूमि पर कुछ पशु वगैरह चढ़ते थे ना, तो उनसे कर लिया जाता था चराई कर। और ये गृह कर और चराई कर जो है दोनों के दोनों किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे गृह कर और चराई कर। वाणिज्य कर जो था वो भी अलग अलग मात्रा में था, अलग अलग वर्गों के लिए। वाणिज्य कर जो था किसी वस्तु के आयात और निर्यात पर हिंदुओं से 5% और मुसलमानों से 2.5% जो है आयात निर्यात कर लिया जाता था। इसके अलावा अगर घोड़ों का व्यापार होता था तो उनके ऊपर जनरली 5% जो है कर लगता था, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भूमि में कुछ गड़ा हुआ सामान होता था, कोई खजाना गड़ा हुआ है भूमि के अंदर, तो उसमें भी जो है 1/5 भाग राज्य का होता था और 4/5 भाग जिसको मिला है उसका होता था, ठीक है। इसके अलावा खानों से कर, खानों में भी कोई खाने वगैरह होती थी उसमें, खानों में जो है 1/5 भाग खानों से जो उत्पादन होता था उसका 1/5 भाग जो है राज्य को मिलता था और 4/5 भाग जो है किसको मिलता था? जिसकी खान होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ कर थे, है ना, जिनसे राज्य को आय होती थी। एक और कर था जज्जारी कर। कौन सा का था? जज्जारी कर, ठीक है। एक ये जज्जारी कर भी लिया जाता था और ये किन से लिया जाता था? कसाईयों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? कसाईयों से। और उन कसाईयों से लिया जाता था जो गाय का मांस बेचते थे जो गाय का मांस बेचते थे उन कसाईयों से कौन सा कर लिया जाता था? जज्जारी कर लिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में दिल्ली सल्तनत के राजस्व क्या क्या साधन थे, है ना, उनके निर्धारण क्या पद्धतियां थी, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।